नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक अभियान 40 IAS में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट चैप्टर पे बात करने जा रहे हैं, जो कि है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास यूपीएससी या फिर अदर जो एग्जाम है वो इतिहास की खंड से, यानी कि सबसे पहला जो खंड है वो प्राचीन भारत इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता, यही से क्वेश्चन उठाती है। इससे पहले बहुत कम क्वेश्चन आता है, जैसे प्राक इतिहास से बहुत कम, आदि मानव सभ्यता से ना मात्र के एक आध बार कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और इससे सिंधु घाटी सभ्यता से हर एक 2 साल पे 3 साल पे 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है, किसमें यूपीएससी या फिर पीसीएस लेवल पे। तो इसी कड़ी में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता बेसिकली ये जो इतिहास का 3 खंडों में से पहली खंड है। पहली खंड कहने का मतलब सबसे पहला जो आ जाता है वो प्राक इतिहास। प्राक इतिहास। दूसरा आता है अर्ध इतिहास और तीसरा आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक को 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। ऐतिहासिक को 3 भागों में, जो पहला आता है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का इतिहास। प्राक इतिहास उस इतिहास को कहते हैं जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी इकट्ठा ना हो, इसके बारे में ना कोई साक्ष्य, ना कोई लिखावट, कुछ भी मौजूद ना हो, उसे प्राक इतिहास। इसमें आदि मानव के बारे में जानकारी मिलता है प्राक इतिहास में, या आदि मानव के जो काल खंड को ही प्राक इतिहास कहते हैं। दूसरा आता है अर्ध इतिहास। अर्ध इतिहास उस इतिहास को कहते हैं जो साक्ष्य तो उपलब्ध हो लेकिन उसको आज तक पढ़ा ना गया, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें बहुत सारे मोहरे, बहुत सारे उसका जो शिलालेख मिला है वो तो मिला है, लेकिन इसके बारे में कोई पढ़ नहीं पाया, उसको कहते हैं अर्ध इतिहास। जैसे कि हो सकता है आज से 10,000 या लाखों वर्ष बाद यहाँ पे मान लिया जाए अभी एकाएक भूकंप आया हो या एकाएक ये बिल्डिंग गिर गया हो, जहाँ पे लाइट, लैपटॉप, गैजेट, कैमरा, बोर्ड, पंखा, ये सब है, एसी, तो इसमें कांच का प्रयोग किया गया और एकाएक दब जाने से ये सब दब जाएगा और लाखों वर्ष बाद जब इसकी खुदाई किया जाएगा तो उसको मिलेगा क्या, बहुत सारे शीशे, बहुत सारे छोटे छोटे गैजेट। तो उनको क्या लगेगा, क्या महसूस होगा कि उस समय के लोग बहुत अधिक मात्रा में गैजेट का प्रयोग करते थे, शीशे का प्रयोग करते थे। तो उसी हिसाब से वो लोग इसका जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो इसीलिए इसे अर्ध इतिहास कहते हैं। अर्ध इतिहास कहने का मतलब कि साक्ष्य तो मौजूद हो लेकिन उसे आज तक पढ़ा ना गया हो, उसे अर्ध इतिहास कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को पहली नगरीय सभ्यता कहा जाता है। पहली नगरीय सभ्यता अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग, उस समय के लोग मॉडर्न थे। मॉडर्न कहने का मतलब उस समय के लोग पक्की ईंटों के मकान में रह रहे थे, इनकी नालियों की सुविधा बहुत अच्छी थी। ये इनकी जो नगर सभ्यता था वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग में और राजा या फिर ऊंचे लोग रहते थे, बड़े लोग रहते थे, दूसरे इलाके में उसमें सारे जनता लोग रहते थे। यहाँ की सड़कें जो थी वो भी सब आकर के एक जगह पे मिलता था, 90 डिग्री पे उसका बहुत अच्छे से बनावट था, पक्की ईंटों से उनकी सड़कें बनी हुई थी। तो वो सब के बारे में हम लोग आज जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो इसीलिए इसको पहली नगरीय सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का सोच अत्यंत विकसित था, क्योंकि उन्होंने पक्के ईंटों में रहना आरंभ कर दिया था। उस समय के आज से 4,000 साढ़े 4,000 वर्ष पहले लोग पक्की ईंटों के मकान में रहना एक बहुत ही बड़ी बात है, और तभी
रह रहे होंगे, क्योंकि उनकी सोच या फिर जो उनकी रहने की जो सोच था वो अत्यंत विकसित था। इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसके सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसकी ये जो सभ्यता था ये सिंधु और उसकी सहायक जैसे कि रावी, सतलज, इसके सहायक नदियों के आसपास में विकास हुआ था। इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान स्थित हड़प्पा नामक स्थान पे या फिर स्थल पे हुआ, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले इसकी खुदाई 1921 में हड़प्पा नामक जगह पे, हड़प्पा जो है पाकिस्तान के प्रांत में है, पूर्वी पाकिस्तान के पूर्वी प्रांत में। उसके बारे में हम लोग भी जानकारी लेंगे, देखेंगे कि हड़प्पा कहाँ पे स्थित है। तो हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई कहाँ, सिंधु घाटी की सबसे पहले कहाँ हुई थी? हड़प्पा में, इसीलिए उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब इसकी कालखंड की बात करें तो कालखंड ये प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता को 3200 से 2600 ईसा पूर्व में देखा जाता है। यानी उस समय जो इस सभ्यता का था वो विकास हो रहा था, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट था, प्रारंभिक बिंदु था। और हड़प्पा सभ्यता जो था वो परिपक्व, जब परिपक्व हो गया वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व में, 2600 से 1900। तो हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड है वो 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व, और उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता 1900 से 1300। हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तरवर्ती हड़प्पा के बाद इसको 1900 से 1300 ईस्वी में ईसा पूर्व में हम लोग पढ़ते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार देखें तो क्षेत्रीय विस्तार कहीं कहीं 13 लाख, कहीं 12 लाख, कहीं 20 लाख। एनसीईआरटी में 20 लाख, कहीं कहीं पे 20 लाख दिया हुआ है, कहीं कहीं पे 13। तो इसकी जो क्षेत्रीय विस्तार है या फिर इसकी नंबर पे आप लोग को कोई ऐसा बात नहीं रखना है कि ये गलत बताया है या फिर कुछ बताया है। तो ये 20 लाख कहीं भी दिया जाता है, कहीं पे 12 लाख, कहीं भी 13 लाख। तो सिंधु यह सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था, जो त्रिभुजाकार स्वरूप का था। यानी कि त्रिभुजाकार स्वरूप कहने का मतलब उत्तर में मांडा, बलूचिस्तान और ये इस टाइप का था। यहां पे बलूचिस्तान है, मांडा है, आलमगीरपुर है, दैमाबाद। ये हम लोग देखेंगे कि दैमाबाद कहाँ है, मांडा कहाँ है, बलूचिस्तान कहाँ है और आलमगीरपुर कहाँ है, ये लोग हम देखें। तो यह उत्तर में मांडा कहने का मतलब ये जम्मू कश्मीर में है, मांडा जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पे स्थित है ये दैमाबाद। पूर्व में आलमगीरपुर, वो उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, और पश्चिम में सूतकांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ये कहां तक फैला था? उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है और मांडा जम्मू कश्मीर में, और पश्चिम में बलूचिस्तान जो सूतकांगेडोर के नाम से जाना जाता था। वो सूतकांगेडोर जो है वो ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे स्थित है, सूतकांगेडोर। और पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, वहां तक फैला हुआ था। और इसकी आकृति कैसा था? त्रिभुजाकार। और इसकी जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, कहीं कहीं पे 20 लाख वर्ग किलोमीटर भी दिया हुआ रहेगा, तो इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये बलूचिस्तान में है, ये सूतकांगेडोर, यहाँ पे दैमाबाद, यहाँ पे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में मांडा। तो उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद, और पूरब में आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में बलूचिस्तान यानी सूतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान प्रांत में। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार रहा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यह सभ्यता सौराष्ट्र कहने का मतलब महाराष्ट्र और गुजरात को दोनों मिला करके उसको सौराष्ट्र बोलते हैं।
यह सभ्यता सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत थी, यानी कि उतने क्षेत्र में ये फैला हुआ था। ये भारत की बात करते हैं, भारत में, भारत की सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत थी। जम्मू कश्मीर भी उसी में आ जाता है और पंजाब भी उसी में आ जाता है, और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश, वहां तक ये विस्तृत था। अब प्रमुख स्थल की बात करें, सिंधु घाटी का जो प्रमुख स्थल है, तो सबसे पहले आता है हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा में ही सबसे पहले खुदाई किया गया था। कब? 1921 में। यह वर्तमान पाकिस्तान में पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, ये पंजाब पड़ता है पश्चिमी पंजाब। पश्चिमी पंजाब दो भागों में बट गया। कब? 1947 में। पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया और पूर्वी पंजाब जो हिंदुस्तान में रह गया। जैसे कि पश्चिमी बंगाल जो भारत में रह गया, हिंदुस्तान में रह गया, और पूर्वी बंगाल जो अभी उस समय पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश में स्थित है। तो यह वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यहाँ सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था। हड़प्पा में सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था, और ये कहाँ है? पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यह रावी नदी के तट पर, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। सबसे पहले 1826 में अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीलों को विस्तृत जानकारी दी थी। 1826 में ही उसको कुछ पता चल गया था, किसको? चार्ल्स मेसन को उसको लग गया था कि यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक दफन है उसको। उसके बाद फिर इसको उत्खनन किया गया 1921 में। किसके? दयाराम साहनी के नेतृत्व में, दयाराम साहनी के नेतृत्व में विधिवत खुदाई आरंभ हुई थी। कब? 1921 में। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया? तो हड़प्पा सभ्यता पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है, और इसका जो उत्खनन किया गया था 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। इस स्थल से स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधों वाली एक मृण मूर्तिका मिली है। मृण मूर्तिका निकली है पौधे, एक स्त्री के गर्भ से एक मोहरे मिले हैं। मोहरे में एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। इससे हम लोग ने या फिर इतिहासकारों ने पता लगाया या फिर अनुमान लगाया कि वो सभ्यता जो था वो मातृसत्तात्मक था। क्यों? क्योंकि गर्भ से निकलते, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधों को दर्शाया गया, और मातृ देवी का पूजा किया जाता था। मातृ देवी का एक मूर्ति मिला है, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि ये जो सभ्यता था वो मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा से एक विशाल अन्नागार, अन्न रखने का भंडार जो जिसको बोलते हैं, अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। इस अन्नागार में 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 विशाल कक्ष निर्मित पाए गए। 12 विशाल कक्ष निर्मित पाया गया है अन्नागार। इससे उन्होंने, इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया कि जब इतने बड़े मात्रा में अन्नागार रहा है तो अधिक मात्रा में कृषि होता होगा, अधिक मात्रा में उपज होता होगा, अधिक मात्रा में पैदावार होता होगा, जो लोगों से खपत नहीं किया जाता होगा, और उसको स्टोर कर देते थे अन्नागार में भविष्य के लिए। भविष्य के लिए कहने के मतलब कि कभी सुखाड़ आ जाए, कभी बाढ़ आ जाए, उससे निपटने के लिए अन्नागार को बनाया गया। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रथम नगरीय सभ्यता। पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरे यहीं से प्राप्त हुए। अभिलेख युक्त मोहरे कहने का मतलब, सबसे अधिक मोहरे तो मोहनजोदाड़ो में प्राप्त होते हैं, लेकिन अभिलेख युक्त मोहरे कहने का मतलब ये कि वैसा लेख जो धातु पे या पत्थर पे लिखा गया, तो वो अभिलेख या वो मोहरे सबसे ज्यादा कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता में, यानी कि हड़प्पा के नामक जगह पे। दूसरा नंबर पे आता है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो कुछ भी हो, इसमें भी घबराना नहीं है। कहीं कहीं पे मोहनजोदाड़ो भी लिखा जाता है या फिर बोला जाता है कहीं पे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों को टीला
क्योंकि वहां पे बहुत अधिक मात्रा में लोगों का दफनाया गया था, उसका उत्खनन कंकाल मिला है, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध के लकराना जिले में स्थित है। ये मोहनजोदड़ो जो है सिंध के, पाकिस्तान के सिंध के लकराना नामक जिले में स्थित है। और यह जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। इसके नाम पे एक फिल्म भी आई है ऋतिक रोशन का, मोहनजोदड़ो नामक फिल्म है। उस पे दिखाया गया है कि उस सभ्यता का जो पतन हुआ है वो सिंधु नदी पे एक बांध यानी कि एक डैम बना हुआ है, वो टूट जाने से इस सभ्यता का पतन हुआ। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसके बारे में भी देखेंगे कि पतन क्यों हुआ है। तो चलिए बहरहाल चलते हैं। इस स्थल से हमें एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ था जो कि ईंटों से बनी थी। इस स्थल पे मोहनजोदड़ो में या फिर मोहनजोदड़ो में स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। स्नानागार कहने का मतलब नहाने वाली एक अलग से घर। वहां पे कुएं का भी साक्ष्य मिला है। कुएं से पानी निकाल करके उस स्नानागार में, यानी कि आज का जो स्विमिंग पूल है वो उस समय का स्नानागार स्विमिंग पूल था। उस कुएं से स्नानागार में डाला जाता था और वहां लोग नहाते थे। और उसकी जो पानी जो था वो भी अजीब से बना हुआ था, मतलब निकलने का जो रास्ता था वो भी अजीब था, वो भी एक अच्छी तरह से बना हुआ था और उसका पानी उपयोग किया जाता था खेतों में। इसके बारे में हमें जानकारी या फिर इतिहासकारों ने हमें बताते हैं। तो इस स्थल से स्नानागार का साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ की ईंटों जो सड़कें जो थे वो पक्की ईंटों से बना हुआ था। ये रहा स्नानागार के साक्ष्य, इसी टाइप का बना हुआ रहता था। और देखो सीढ़ी गड्ढा बना हुआ है, इसे नीचे उतर करके यहाँ पे स्नान कर करके फिर नाली, यहाँ से नाली दिया हुआ है, उससे पानी निकल जाता था। यहाँ से सर्वाधिक मोहरे प्राप्त हुए। मोहरे सबसे अधिक कहाँ प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। और यहाँ से प्राप्त हुए अन्य प्रमुख अवशेषों में शामिल है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मुद्रा पे अंकित पशुपतिनाथ का मूर्ति, सूती कपड़ा, अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी इत्यादि। यहाँ से अन्य जो साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या मिले हैं? कांसे की नर्तकी, पशुपतिनाथ का एक मूर्ति जो मुद्रा पे अंकित था, और सूती कपड़े मिला है, और दाढ़ी वाला एक साधु मिले। तीसरा नंबर पे आता है चान्होदड़ो में, ये पाकिस्तान के सिंधु नदी तट पर स्थित है। ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1935 ईस्वी में हुआ था। आर्सेट मेक के नेतृत्व में किया गया था 1935 में। यहाँ पर शहरीकरण का अभाव था, यानी कि यहाँ पे अदर या फिर बाकी जो सभ्यता रहा या फिर जो स्थल रहा उसकी अपेक्षा यहाँ पे शहरीकरण का अभाव था। इस स्थल पर विभिन्न प्रकार के मनक्के, उपकरण, मोहरे इत्यादि प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र माना जाता है। अब देखिए ये भी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे मनक्के मिल गए हैं, यहाँ पे कुछ मोहरे मिल गए हैं, यहाँ पे कुछ उपकरण मिल गया है। तो इतिहासकारों ने क्या अनुमान लगाया कि यह एक औद्योगिक केंद्र था, यहाँ से ट्रेड होता था, यहाँ से व्यापार होता था। तो इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगा करके लिखा, जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं और उसके बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं। खैर बहरहाल यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिला है। और बाकी सब क्या था? कौन सा? चौखुट। ये वक्राकार ईंट यहां से मिले। चौथा नंबर आता है ये कालीबंगा। ये कालीबंगा हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में कहा? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसीलिए इस सभ्यता को
सरस्वती घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। इस स्थल की खोज 1953 में अमलानंद घोष द्वारा किया गया था। 1953 में अमलानंद घोष द्वारा इस स्थल की खुदाई हुआ था। ये कालीबंगा नामक स्थल से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे अनुमान ये लगता है कि यहाँ पे अधिक मात्रा में खेती किया जाता था, यहाँ पे पूजा हवन किया जाता था, इसीलिए अग्निकुंड यहाँ पे मिले हैं। यहाँ से बेलनाकार मुहरे अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत ईंटों जो कि इस टाइप का दिखता है, अलंकृत ईंटों यानी कि ईंटों पे नक्काशी कढ़ाई किया गया हुआ मिला है, और बेलनाकार ईंटों का साक्ष्य मिला। तो वहां के लोग कला भी जानते थे, वहां के लोग खेती करना जानते थे, वहां के लोग व्यापार करना जानते थे, इसलिए वहां पे मनक्का सब प्राप्त हुए। फिर 5वें नंबर पे आता है लोथल। लोथल जो है वो वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी पे, ये कौन सा नदी? भोगवा नदी के तट पर स्थित है, जो खंभात की खाड़ी के अत्यंत निकट। खंभात की खाड़ी यानी कि कहने का मतलब अरब सागर के तट पर यह स्थित था। इस स्थल की खोज 1957 में S.R. राव द्वारा की गई थी। 1957 में S.R. राव द्वारा इस स्थल की खुदाई की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का यह प्रमुख बंदरगाह स्थल है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहने का मतलब ये कि यहाँ से मेसोपोटामिया, मिस्र, वहां तक लोगों का ट्रेड होता था, वहां से व्यापार होता था। एक चीज तो ये बताना भूल गए, क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकक्ष जो और सभ्यता था वो 3 और सभ्यता फल फूल रहा था। वो था मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता से हमें कोई लेना देना नहीं था, हमें कोई ट्रेड नहीं चल रहा था, वहां के लोग यहाँ नहीं आते थे, यहाँ के लोग वहां नहीं जाते थे। लेकिन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से ट्रेडिंग होता था, ऐसा साक्ष्य मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मिस्र की सभ्यता में और मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो मोहरे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिले हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरे हैं वो मिले हैं कहाँ? मिस्र और मेसोपोटामिया में। और कुछ जो जैसे सूती वस्त्र जो है वो मेसोपोटामिया में पाया गया है, यानी कि वहां पे मिला है, उसका साक्ष्य मिला है। तो इसलिए अनुमान लगाया जाता है क्या कि मिस्र और मेसोपोटामिया से हमारा ट्रेडिंग चलता था, यानी कि व्यापार होता था। और लोथल से धान और बाजरे दोनों के साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल से जो था वो धान और बाजरे का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पे धान की भी खेती होता था, यानी उपज होता था, और बाजरे की भी उपज होता था, यानी कि खेती होता था। वैसे बोला जाता है कि जो धान का जो सबसे पहला जो साक्ष्य मिला है वो उत्तरी पूर्वी भारत में, लेकिन यहाँ पे भी मिला है, तो यहाँ पे इसका खेती हुआ होगा। ये रहा लोथल का कुछ फोटो जो कि खंभात की खाड़ी के आसपास स्थित था। उसके बाद आते हैं धौलावीरा। तो धौलावीरा जो है वो भी गुजरात में है, ये कच्छ जिला में, गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता की अन्य स्थलों के विपरीत नगर का विभाजन जो है वो 3 हिस्सों में मिलता है, जबकि अन्य स्थलों का मात्र 2 हिस्सों में विभक्त किया गया था। यानी कहने का मतलब कि धौलावीरा जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, और बाकी जो अन्य जो स्थल है वो 2 हिस्सों में। एक जो पश्चिमी हिस्सा जो जिसको दुर्ग कहते थे, वो वहां पे बड़े बड़े लोग रहते थे, और जो एक पूर्वी हिस्सा उसमें सब आम जनता लोग रहते थे। तो यहाँ पे एकमात्र ऐसा स्थल मिला है जो कि 3 हिस्सों में बटा हुआ था। धौलावीरा में बांध अथवा कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले। कहने का मतलब कि यहाँ पे जब कृत्रिम झील का साक्ष्य मिला होगा तो वहां पे जल का भंडारण मिला होगा, जल का इकट्ठा करने के लिए रखा गया होगा, और उससे सिंचाई भी किया जाता होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसके अलावा जो अन्य स्थल है वो राखीगढ़ी, संघोल, रोपड़, कोटदीदी इत्यादि शामिल है। कौन कौन सा? राखीगढ़ी, संघोल, रोपड़, कोटदीजी और अदर, ये सब भी किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता का ही अन्य स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन की बात करें तो यहाँ पर जो सड़कें था वो क्या था? समकोण, सभी 90 डिग्री पे यानी कि 90 डिग्री पे आकर के मिलता था, कटता था। और इस प्रकार का नगर नियोजन एक ग्रिड प्रारूप पर आधारित थी। ग्रिड प्रारूप कहने का मतलब कि सभी समकक्ष यानी कि समानांतर, जैसे कि सड़कें इस टाइप का, ये रहा, इसके बीच में मकान, घर और ये सड़क इस टाइप का रहा होगा। इस टाइप की आकृति से वहां का जो नगर का नियोजन था वो इस टाइप का था। इस सभ्यता में जल निकास प्रणाली का भी अपना विशेष महत्व रखती थी। जल निकास की प्रणाली यानी कि नलियों को अच्छी तरह से बनावट किया गया था और सभी को ढक करके रखा गया था। भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था तथा प्रत्येक घर में एक रसोई घर और स्नानागार होता था। सोच सकते हैं आज से 4000 4500 वर्ष पहले घर में रसोई घर होना और स्नानागार होना बहुत बड़ी मायने की बात है। आज भी हिंदुस्तान में, भारत में ग्रामीण इलाकों में आप चले जाइएगा तो वहां पे रसोई घर के लिए फैसिलिटी बहुत कम, यानी कि जो ट्राइबल एरिया है या फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड में चले जाइएगा तो वहां पे ऐसा व्यवस्था अभी भी बहुत कम दिखता है। कहाँ? गांव में। लेकिन आज से 4000 4500 वर्ष पहले इस तरह का नियोजन एक सोचने वाली बात, इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता था। यानी कि उस समय के जो लोग थे वो हम लोग से अधिक विकसित रहे होंगे। नगर को 2 हिस्सों में बांटा जाता था, एक पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग कहा जाता था या कहते थे, जबकि दूसरे हिस्सों को पूर्वी टीला जिसे निचला नगर कहते थे। निचली टीला में यानी कि निचले नगर में कौन रहता था? आम लोग रहते थे। और जो जिसे दुर्ग कहते हैं यानी कि पश्चिमी टीला, वहां पे कौन रहते थे? राजा लोग रहते थे। सामाजिक स्थिति की बात करें तो यह समाज क्या था? मातृसत्तात्मक रहा होगा। मातृसत्तात्मक कहने का मतलब अभी हम लोग ने देखा कि क्या, एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधों को दिखाया गया। मातृसत्तात्मक यानी कि मातृ देवी का एक मूर्ति मिला है जिसे धरती को दर्शाता था, इसीलिए इसे मातृसत्तात्मक कहते थे। और महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। समाज 4 वर्गों में विभाग था: विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। उस समय राजा महाराजा नहीं रहते थे तो दुर्ग में कौन लोग रहते थे? विद्वान लोग रहते होंगे और योद्धा लोग रहते होंगे, और व्यापारी और श्रमिक जो थे वो कहाँ रहते थे? पूर्वी भाग में रहते होंगे, यानी कि निचली हिस्सा में रहते होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन की बात करें तो यहाँ पे विद्वानों का भिन्न भिन्न मत हो जाता है। उनका मत जो है वो अलग अलग हो जाता है। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि भारत पे या फिर सिंधु घाटी सभ्यता पे आर्यों ने आक्रमण किया और इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। लेकिन फिर बाद में कुछ विद्वान ये भी कहते हैं, ये भी तर्क देते हैं कि जो आर्य लोग जो थे वो भारत के ही मूल निवासी थे। तो यहाँ पे ये तर्क खत्म हो जाता है कि आर्यों ने आक्रमण किया। जब आर्य भारत के ही निवासी थे तो वो उस सभ्यता पे क्यों आक्रमण करेंगे, क्यों नष्ट करेंगे? तो ये जो तर्क था कि आर्यों ने आक्रमण किया तो वो समाप्त हो जाता है। फिर कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये जो सभ्यता था वो वहां पे बाढ़ के आने से यानी कि सिंधु नदी में एक पानी जल स्तर बढ़ जाने से वहां के लोगों या फिर उस सभ्यता में बाढ़ आ गया और वो सभ्यता क्या हो गया? नष्ट हो गया। लेकिन सबसे जो मानने वाली जो तर्क है वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि बाढ़, सुखाड़, आपदा,
कोई भी आपदा हो, जैसे भूकंप, वो भी आपदा हो, वो भी हो सकता है। फिर पारिस्थितिकी संतुलन, ये कारक जो था वो उत्तरदायी, और ये मानने वाली भी बात होता है। तो ये सबसे मूल तर्क में से एक है कि क्या, जलवायु परिवर्तन। और यही हम लोग को आगे मान करके चलना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक, यहाँ पे बात आता है। तो आज हम लोग ने देख लिया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, कभी कभी इसको सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे भी कुछ ऐसे स्थल मिले हैं, या कुछ ऐसे स्थल के साक्ष्य मिले हैं जो सिंधु घाट, ये वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, इसलिए उसे सरस्वती नदी घाटी भी बोला जाता है। तो सबसे पहला जो खनन हुआ था वो हड़प्पा नामक जगह पे हुआ था, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। 1921 में किसके, दयानंद साहनी के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग देखा कि लोथल कहाँ पे स्थित है, सूतकांगेडोर कहाँ पे स्थित है, राखीगढ़ी कहाँ पे स्थित है, और वहां से हमें क्या क्या मिला है। और ये मातृसत्तात्मक क्यों है? तो मातृसत्तात्मक इसलिए माना गया कि यहाँ स्त्रियों का सम्मान किया जाता था, और यहाँ पे एक ऐसा मुहर मिला है जो स्त्री के गर्भ से एक पेड़ को निकलते हुए दर्शाया गया, इसलिए उसे मातृसत्तात्मक बोला जाता है। और एक ये भी साक्ष्य मिला है कि मातृ देवी की एक मूर्ति मिला है, और एक नृत्य करते हुए महिला को दिखाया गया है, तो इसलिए इसे मातृसत्तात्मक मानते हैं। और यहाँ जो था वो वर्ण व्यवस्था नहीं था, यहाँ के जो समाज था वो चार भागों में विभाजन था। किसके किसके आधार पे? विद्वान और योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग। इस तो यहाँ पे क्या था, समाज 4 वर्गों में विभाजित था, वर्ण व्यवस्था पे नहीं था। तो ये लोग, ये सब जो था मेन टॉपिक था, जो आई होप आपको भी पसंद आया होगा, समझ में आया हो। तो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।